आज बात ग्रीनलैंड की और अमेरिकी संसद की, क्योंकि अमेरिकी संसद में पेश हुआ एक बिल और वो पास हो गया और ट्रंप साहब ने उस बिल के पास होते मान ही एक सेना का गठन कर दिया। और उस सेना का काम क्या है आपको मैं बताता हूं। उस सेना का काम है ग्रीनलैंड को अपने अधीन करना। ग्रीनलैंड दुनिया का वो क्षेत्र जो बर्फ से ढका है, लेकिन इस बर्फ के नीचे है दुनिया का सबसे बड़ा खनिज भंडार। ऐसा खनिज भंडार जिसे प्राप्त करना हर देश चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस। और रूस और चीन से पहले उसको अपने अधीन करना चाहते हैं ट्रंप साहब, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड अपने अधीन हो जाता है तो आप ये मान लीजिए कि दुनिया में वो देश सबसे ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड ही कंट्रोल करता है जमीनी युद्ध को और आसमानी युद्ध को भी, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं दुनिया के रडार सिस्टम को चलाने वाले सिस्टम्स। इसीलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए, रूस के लिए, चाइना के लिए, दुनिया के हर देश के लिए हो जाता है महत्वपूर्ण। और अमेरिका किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड किसी भी तरीके से चीन और रूस के हत्थे जाए, और इसीलिए उन्होंने अपनी चाल चल दी है। अपनी संसद में बिल लाए, पास कराए और सैन्य दस्ता बना दिया है ग्रीनलैंड पर चढ़ाई करने के लिए। तो आज चर्चा का विषय यही है कि ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है अमेरिका के लिए, और अमेरिका इतनी तत्परता से, जो अपने आप को कहता है कि मैं लोकतंत्र का रक्षक हूं, वो सरकारों को ध्वस्त करता जा रहा है और देशों को अपने अधीन करता जा रहा है। आपने देखा वेनेजुएला इसका सबसे प्रमाणित उदाहरण है। तो आज मेरे साथ है आदर्श और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आदर्श, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, अपने आप को लोकतंत्र का प्रणेता कहता है, और ट्रंप साहब तो अपने आप को शांति का दूत कहते हैं। लेकिन वही शांति का दूत आज अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक देश को फिर अपने अधीन करने निकल पड़े हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे ट्रंप ने जो भी किया, बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं। उसमें एक मीम ये है कि थाली में किसी सब्जी में बहुत ज़्यादा तेल निकल आया, तो वहाँ कहा जा रहा है कि अबे भाई ये तेल हटाओ, नहीं तो ट्रंप आके यहाँ कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो ये मीम इसलिए है कि जितने भी खनिज है, आप धंधा कहाँ से लाओगे? डीजल, पेट्रोल, बाकी सब खनिज जो भी रॉ मटेरियल है उससे पैदा करोगे, उससे धंधा पैदा करोगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि EU है जो कि खनिज और इन सब चीज़ों की वो देखरेख और वो सब सारा कुछ देखती है। तो उसने जो महत्वपूर्ण बात बताई है ग्रीनलैंड के परिप्रेक्ष्य में कि जो 34 कच्चे जो माल होते हैं, 34 तरह के होते हैं, और उसमें जो है ये सबसे बड़े आंकड़े हैं कि 25 जो है वो पाए जा रहे हैं ग्रीनलैंड में। तो सबसे बड़ा मामला यही है कि अगर 25 खनिज, जीवाश्म ये सब हैं वहाँ पे, तो इस पे कब्जा कैसे जमाया जाए? ये ट्रंप की मोनोपोली है। वो चाहता है, क्योंकि देखिए रूस, चीन, ये सब एक जो गुट है, एक अलग गुट है, तो इन गुटों का कब्जा अगर वहाँ पे जाएगा तो आप ऐसे भी सोचिए ना, ट्रंप भले ही बाकी चीज़ों में अपने आप को बहुत मानते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि चीन बाकी चीज़ों में, रॉ मटेरियल्स और इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा मोनोपोली है उसका। आप देखोगे कि इस सेक्टर में ना एक तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ में तो चीन आगे है। ट्रंप सिर्फ कह रहे हैं कि मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ, और उसी क्षेत्र में चीन और रूस को पछाड़ने के लिए ये सारा चालबाजी, ये सारा अभी वहाँ पे बिल पास करवाना, उसके बाद चीज़ों को ग्रीनलैंड पे कब्जा करना, ये सारी प्रक्रिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है ट्रंप की। तो मतलब ये मान के चलें कि ग्रीनलैंड भी अब अमेरिका के अधीन हो जाएगा, और ये माना जा सकता है कि संसाधन, अगर आप ताकतवर नहीं हैं, आप में क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब आपकी स्वायत्तता, संप्रभुता का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, आप लोकतांत्रिक चरित्र के हों या किसी भी चरित्र के हों, मैं
ये तो माना जाता है कि ग्रीनलैंड नाटो का देश है और उसे अमेरिका की सुरक्षा प्रदान है, फिर भी अमेरिका उसे हथियाने की तरफ निकल पड़ा है। तो ये बताता है, और पूरे कोल्ड वॉर में जितना मैंने पढ़ा है कि पूरे कोल्ड वॉर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड का प्रयोग अपने हित के लिए, वहाँ अपना सैन्य ठिकाना बनाया और वहाँ से पूरे रूस को कंट्रोल करने की कोशिश की, यूएसएसआर को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये मान के चले अब हम कि अगर मैं आपसे ताकत में कमजोर हूँ, आपका मैं संरक्षण में हूँ, तो इसका मतलब आप मेरी सरकार को हटा कर आप अपने आप को ही वहाँ का स्वामी बना लेंगे। देखिए ऐसा आप इतना आसान भी नहीं है कब्जा कर लेना, क्योंकि वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उसने क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में उसने कहा है कि भाई धमकी देना बंद करिए, हम सक्षम हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी रक्षा कर सकें। मतलब आसान बात नहीं है ना, किसी भी हर चीज हर जगह वेनेजुएला नहीं है, हर कोई वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं है कि आप जाओगे उठा के, मादुरो नहीं है, हम मादुरो नहीं जाओगे जाके उठा के ले आओगे रातों रात, ऐसा नहीं हो, हर जगह नहीं हो सकता। और एक बार आप कर दिए आप, और सबसे बड़ी बात कि वो नाटो जो है, नाटो का संगठन है, अगर कुछ होता है तो ये उल्लंघन होगा, जो समझौता हुआ है उसका उल्लंघन होगा। तो ये ट्रम्प क्या है ना, ट्रम्प मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि नाटो का भी जो समझौता है ना, ट्रम्प के लिए भी फांस हो गया है, गले का फांस हो गया है, क्योंकि ट्रम्प चल रहे हैं घाटे में, अमेरिका चल रहा है घाटे में। पैसे की आपूर्ति कहाँ से होगी, कहाँ से आएगा पैसा, दाम, जिससे कि दाम से आप मतलब आप छीछा लेदर हो रहा है ना जी, तो उस छीछा लेदर को बचाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, बिना कुछ किए आपका कुछ नहीं होगा। बिना अगर आप हाथ पैर नहीं मारिएगा तो आप जैसे घाटे में चल रहे हो वैसे ही चलोगे, वो घाटे का आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। तो उसको तो पार पाना है ना, उससे पार पाना है, तो इसी पार पाने की प्रक्रिया में ये ट्रम्प हाथ पैर मार रहे हैं कि जहाँ खनिज है, जहाँ तेल है, जहाँ से मैं बिजनेस करूँगा, जहाँ से मैं पैसे ले आऊँगा, जहाँ से मैं जो भी अपनी उधारी है उसको कम करूँगा, जो भी बाकी देशों से, इंडिया से भी उधारी जो लिए हैं, बाकी जो देशों से उधारी जो लिया है उसको कैसे पाटूंगा। तो इसके लिए वो सारा हाथ पैर मारने का प्रक्रिया है भाई साहब का, कि मैं जहाँ खनिज है, जहाँ तेल है, जहाँ से मैं निकाल सकूं। इतना आसान थोड़ा है खनिज निकालना। आप क्या मतलब, इसका क्या मतलब, आप रातों रात कब्जा करोगे और अगले दिन से निकालना थोड़े शुरू कर दोगे? प्रक्रिया बहुत लंबी होती है खनिज वगैरह और सब निकालेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि इस अगर कब्जा कर लेंगे तो वो दिखा पाएंगे बाकी दुनिया को दिखा पाएंगे, और मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। हाँ, देने के लिए है, और उसी के उस पे आप बाकी दुनिया से पैसा उठा सकते हो। निर्यात आयात और ये सब प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात वो कब्जा कर लिए और रातों रात वहां से खनिज निकाल लिए और रातों रात अमीर हो गए, ऐसा नहीं होता है। वेनेजुएला में किया, भले उन्हें कर लिया हो, बाकी चीजें तो रातों रात नहीं होगा। तेल रातों रात नहीं निकल आएगा, रातों रात डील साइन नहीं हो जाएंगी, रातों रात अमेरिका की कंपनियां जाके वहां से तेल निकालना शुरू नहीं कर देंगी। वो प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत चलना पड़ता है, उस प्रक्रिया के तहत एमओयू साइन होते हैं, बाकी चीजें होती है। तो ये सब कहने की बातें हैं कि अच्छा अटैक कर लिया, गिरफ्तारी कर ली तो कब्जा हो गया। अपने आप को स्वागतिक राष्ट्रपति बता भी तो दिए, हाँ जी, खुद ही अपने उनका कौन सा उनका सोशल साइट है, क्या नाम है उसका, ट्रुथ पे कहीं नहीं, अपने ट्रुथ पे आते हैं साहब, आके ट्वीट करते हैं कि आई एम एक्टिंग प्रेसिडेंट। साहब मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। आप गए एक गुंडागर्दी के तहत आप जाते हो, उठा के ले आते हो और अपने आप को एक्टिंग का मतलब एक्टिंग ही तो कर रहे हैं वो, है ना, एक्टिंग अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये अब मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ। इस समय इस प्रस्ताव को लाने के पीछे एक बड़ा कारण है आने वाला समय, क्योंकि आने वाला समय मौसम गर्म होगा और वहां पर बर्फ पिघलेगी और फिर वहां पर सैन्य कार्रवाइयां करना आसान हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने इस समय कालखंड को प्रस्ताव के लिए तैयार किया और प्रस्ताव पारित की और अपना सैन्य दस्ता बनाया। और मैं आपको एक बात और आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं कि ट्रंप का ये जो रवैया है, जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया और उस पर रूस की कोई प्रतिक्रिया, जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी उस प्रकार की प्रतिक्रिया का ना आना और ईरान में जन संघर्ष का प्रारंभ हो जाना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में जो उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है और वो उनके खिलाफ उसी चीज को हथकंडा बना रहा है।
वहाँ की जनता को ही वहाँ पर खड़ा कर रहा है, वहाँ की सरकार के खिलाफ, और उस सरकार को ध्वस्त कर रहा है। यहाँ पर एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा अपनी जनता को। यूएसएसआर का विखंडन करने में भी इसी पॉलिसी का यही तरीका अपनाया गया था कि जनता के अंदर विद्रोह के भाव को पनपाया जाए और फिर जनता के द्वारा देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। हमेशा तो आप से इस रवैये को, ये जो रवैया है ट्रंप का, इस रवैये को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, हमेशा से क्या है कि मुझे अगर किसी चीज पे मोनोपोली चलानी है, अपनी चलानी है जी, और मुझे अगर मैं डायरेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं किसी देश पे अटैक करूंगा और मुझे जवाब नहीं देगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले करूंगा कि उसको अस्थिर करूंगा, अंदरूनी तौर पे उसको अस्थिर करूंगा, और उसके बाद मैं उस पर ये बोलूंगा कि भाई तुमसे तुम्हारा देश संभाला नहीं जा रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा हूँ, और दैट्स वाई मैं यहाँ पे अपनी आर्मी उतार रहा हूँ, और मैं अब इसको चला के दिखाऊंगा कि मैं कैसे अच्छा चलाऊंगा। पर आप कितने दूर हो, आप दूर बैठे हो और आपको लगता है कि वहाँ का जो चुन के बनाया गया वहाँ का व्यक्ति उस देश को अच्छा नहीं चला रहा है, और आप इतने दूर बैठे हो, आप अच्छा चलाओगे, आप अच्छा चलाओगे। अब इसमें भी रूस जो है वो क्यों नहीं बोल रहा है? रूस भी जो है कई सारे मेट्रो में हित जो रूस का है ना, वो अमेरिका से थोड़ा सा सध रहा है यूक्रेन वाले मामले में, यूक्रेन वाले मामले में। तो वहां से क्या हो रहा है कि रूस का हित सध रहा है, तो हित सध रहा है तो थोड़ा सा वहां पे ईरान वाले मामले में वो चुप्पी साधे हुए कि भाई ठीक है, वहां से मुझे थोड़ा सा फायदा हो रहा है, अगर मेरे को आपसे फायदा नहीं होगा तो मैं खर्री आपके मुंह पे बोलूंगा। मैं अगर नहीं बोल रहा हूं, यानी कि आपसे मुझे कुछ फायदा लेना है, कुछ फायदा मिल रहा है, तब तो मैं चुप्पी साधूंगा ना। सेम रूस यही कर रहा है, उसको थोड़ा सा फायदा मिल रहा है अमेरिका से, इस वजह से वो अभी ईरान वाले मामले पे चुप्पी साधे हुए। तो मतलब ये मान के चलें कि आने वाला समय ना पूरी विश्व राजनीति के लिए सही होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि 2026 नहीं हो सकता है। ट्रंप ने ना गलत किया ना जी, गलत तो किया, इसमें कोई शक नहीं है। रास्ता खोल दिया बाकी देशों दुनिया के लिए, बड़े देशों के लिए जो सैन्य तौर पर ताकतवर हैं, उन देशों के लिए कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये रास्ता खोल दिया है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप अपने से कमजोर देश को अपने अधीन कर सकते हैं किसी भी शर्तों पर, चाहे वो कोई भी शर्त हो। आप साम दाम दंड भेद लगाकर उस देश को अपने अधीन कर सकते हैं। तो आने वाला समय ये बताएगा कि दुनिया के लिए शांति लाएगा या फिर युद्ध, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो अपने आप को शांति का अग्रदूत कहते थे, जिनके लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता था कि ये शांति के अग्रदूत हैं और इन्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, आज वही ट्रंप एक नए युद्ध की पटकथा लिख रहे हैं। और ये युद्ध अगर होता है तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा बनेगा या फिर पूरी दुनिया को समाप्त करेगा? क्योंकि अब जो युद्ध होगा वो परमाणु युद्ध होगा, और हमने परमाणु युद्ध का 1-2 दृश्य देखे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। ना हो तो ही अच्छा है जी। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम आपको इसके पीछे की सारी राजनीति समझा रहे हैं, और दुनिया को समझना बहुत जरूरी है इसके पीछे की छिपी राजनीति को। हमारे पीएम कहते हैं ना जी कि हम पक्षधर हैं, हम शांति के पक्षधर जी। हमारा देश हमेशा बुद्ध का देश है, शिव का देश है, क्योंकि शिव शांति का प्रतीक है। लेकिन जब वो तांडव रूप ग्रहण करते हैं तो वो तभी ग्रहण करते हैं जब अति हो जाती है। हाँ, अति हो जाए, अति ना हो। तो अति ना होने पाए, दुनिया में शांति कायम रहे, मानवता कायम रहे, क्योंकि एटम बम चलेंगे तो मानवता का ध्वस्त होना तय है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।